नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे उपचुनाव में किसका परचम। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में सियासी दल खास तौर पर बीजेपी और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं और वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से खाली हुई है। अब ऐसे में खाली हुई सीट पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। बता दें कि सपा के 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसीलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाना यहां पर निराश भी किया और पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई। वहीं कांग्रेस को लोकसभा में 6 सीटों पर सफलता मिली है। आपको बता दें कि इस कारण पार्टी को संजीवनी मिल गई है। ऐसे में अब कांग्रेस भी उपचुनाव में कुछ सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की रिक्त हुई सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में जुटी हुई है। चलिए ग्राफिक्स पर अब नजर डालते हैं, समझते हैं किन सीटों पर यह उपचुनाव है। मैनपुरी की करहल सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट। ये 10 सीटों पर उपचुनाव जो है वो होने हैं और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। अब सवाल यहां पर ये, तो यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं और अब उनकी खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं सपा एमएलए इरफान सोलंकी को सजा होने से कानपुर की सीसामऊ सीट जो है वो रिक्त हुई है। 5 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 सपा पार्टी के पास थी। तो बीजेपी और सपा के बीच 50-50 सीटें। सबसे चर्चित फैजाबाद लोकसभा की मिल्कीपुर सीट है। मिल्कीपुर सीट से विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं। मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। कांग्रेस भी उपचुनाव में कुछ सीटों की डिमांड सपा से कर रही है। बीएसपी भी मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में जुटी है। तो ये अभी फिलहाल इन 10 सीटों पर कुल मिलाकर समीकरण बनते दिख रहे हैं। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो इन 10 सीटों पर मुकाबला जो है वो कड़ा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अभी के समीकरण, राजनीतिक समीकरण यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की हवा जो है वो यहां पर बहती दिख रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल खत्म हुए, नतीजे सामने आए जिसने सबको चौंका दिया, लेकिन अब इन 10 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, किस तरीके के समीकरण बनते यहां पर दिख रहे हैं? क्योंकि जोर आजमाइश जो है न सिर्फ बीजेपी सपा बल्कि बसपा की तरफ से भी दिख रही है और अब तो कांग्रेस ने भी सीटें मांग ली है कुछ इनमें से सपा से। हाँ देखिए, जरी सीधी सी बात है कि जब जो इंडिया गठबंधन बना है और सपा के साथ कांग्रेस की भागीदारी हो चुकी है, तो कांग्रेस की उम्मीद निश्चित है, उसकी बन रहा है कि कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही है। 2 सीटें कहा जा रहा है कि वो मांग रही है कि 10 में से 2 सीटें उसे मिल जाए। उधर बहन मायावती ने भी जो है किया, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 1-2 सीट पे वो भी जो है कद्दावर प्रत्याशी लाना चाहती हैं। वैसे सभी पर सीट बताई, लेकिन 2 सीटें उनकी माने, 2-3 सीटें मानी जा रही हैं कि वो प्रत्याशी ढूंढ रही है। अब ये जो अखिलेश यादव की, अवधेश प्रसाद की और इन लोगों की सीट, लालजी वर्मा की और जियाउर रहमान की, ये जो सीटें खाली हैं, इन सब सीटों सबसे बड़ी बात है कि सपा की सीटें 5 हैं।
तो 5 सीटें सपा की उपचुनाव में, तो सपा 5 की नहीं अगली 10 सीटों की बात कर रही है कि 10 सीटों में चुनाव लड़ेगी, कायदे से लड़ेगी, और वो चाहती 10 सीटें जीते। क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछली बार जब चुनाव हुए थे शुरुआत में भाजपा का, तो भाजपा चुनाव में जीत नहीं पाई थी। तो धीरे धीरे भाजपा ने रिकवर किया और जो अब भाजपा जो अपने, लेकिन अब जो स्थिति लोकसभा चुनाव हुई है उसकी भरपाई करने के लिए एक तरफ जो लगी है भाजपा पूरे रूप से, उसका भी मंथन चल रहा, कौन से प्रत्याशी लाए कि फील्ड में बेहतर उतारे ताकि टक्कर लगे, और वहीं इंडिया गठबंधन भी लगा कि उसके अच्छे प्रत्याशी आए और वो चुनाव जीते, ताकि जो भाजपा को फिर बता सके कि हाँ उसकी गठबंधन में पहुंच लोगों के बीच बच नहीं हुए। अब मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे अभी देखिए इंडिया गठबंधन जो वही मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और जो है किसानों के मुद्दे उठाएगा, वही जो है भाजपा का जहां से बात है, ये जो है भाजपा का सीधा सा विकास का और जो है कानून व्यवस्था इन सब मुद्दों को लेकर के वो जो है फील्ड में जाएगी। तो अब ये चुनाव इतना जो है टक्कर को होगा, दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही दोनों दलों में, क्योंकि इंडिया गठबंधन और जो है एनडीए दोनों चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी सीटें जीतने के लिए लालायित हैं और सबकी अपने अपने प्रबंध हैं। सबने जो प्रबंधन शुरू कर दिया है, प्रत्याशियों के अंदर अंदर खाने में जो बातचीत भी चल रही है, कौन कहां से उतारा जाएगा सामने नहीं आया, लेकिन चर्चा चल रही है। तो ये मंथन चल रहा है, उम्मीद अगले हफ्ते तक ये भी फाइनल हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है दोनों मतलब एनडीए और जो इंडिया गठबंधन अपनी सीटें जीतने के लिए सारा जोर आजमाइश करेंगे और पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी अंजलि। लेकिन टीएन, अभी आप इंडिया गठबंधन की बात यहाँ पर कर रहे थे और कांग्रेस ने तो डिमांड कर ही दी है सपा से कि हमें भी इसमें सीटें यहाँ पर चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट हो सकता है इंडिया गठबंधन पर? हाँ देखिए, हो सकता है इससे अंदर अगर मनमुटाव तो हो ही जाएगा, लेकिन देखिए इससे है कि आदान प्रदान होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में कांग्रेस से और हरियाणा में कांग्रेस सीटें मांग रही है सपा। तो अगर हरियाणा में कांग्रेस सपा को और जो महाराष्ट्र में सपा सीटें देती है तो बदले में यहाँ जो उपचुनाव में सीटें लेगी। तो ये तो आदान प्रदान चलेगा। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बैठक होगी और इसमें जो है ये निश्चित है कि अगर वो सीटें वहाँ दोनों स्टेट में देंगे तो बदले में सीटें यहाँ पर उसको मिल जाएंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए भी है कि वो भी जिताऊ उम्मीदवार लाने के लिए, जो कांग्रेस का वोट बैंक उसका भी तगड़ा है, जो अगर दोनों मिलकर नहीं लड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो ये जो माहौल बना है, इस माहौल को आगे भुनाने के लिए माना जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो माहौल बना है इसको भुनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन टीएन, कुल मिलाकर देखा जाए तो सपा के 4 और बीजेपी के 5 विधायक थे जो सांसद है वो बन चुके हैं और एक सीट पर जो है एमएलए थे उन्हें सजा हुई, इस वजह से वो सीट यहाँ पर खाली हुई है। लेकिन अब उम्मीदवारों के चयन पर निर्भर करता है, क्योंकि इस समय जो हवा बनी लोकसभा चुनाव के बाद, मुझे लगता है कि अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकती है इन उपचुनावों में जीत हासिल करना। चुनौती तो है। देखिए इसमें हवा तो विपक्ष की बनी हुई है और विपक्ष का मनोबल भी काफी ऊंचा है, क्योंकि जो उसको सीटें जो है उम्मीद से ज्यादा मिल गई हैं और भाजपा में हताशा भी आई है और अभी भी भाजपा के नेता वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो उनको दे पाना चाहिए था। क्योंकि अभी उनके क्या है कि हार के कारणों की समीक्षा हो रही है, लगातार कारण समीक्षाएं चल रही हैं। अब समीक्षा में क्या है कि जो है एक दूसरे के ऊपर जो है डाल करके उसे किसी तरह लीपा पोती काम है। समीक्षा में कोई स्पष्ट कारण जो हकीकत है वो नहीं सामने आएगी, ये पक्का है। ये अंदर खाने के लोग कह भी रहे हैं कि ये कौन नेता किसके खिलाफ रिपोर्ट देगा। तो ये जो रिपोर्ट ऐसी नहीं बन रही है, रिपोर्ट एक दूसरे को ढालने वाली आदान प्रदान की ऐसी बन रही है कि हमारे किसी नेता पर खास प्रभाव न पड़े और रिपोर्ट जांच भी हो जाए। तो ये अगर जब तक जो है रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उपचुनाव आ जाएगा अगले महीने और उपचुनाव से पहले ये रिपोर्टें की खास उम्मीद नहीं की जा रही है। इसलिए जो है इंडिया गठबंधन का मनोबल अभी मजबूत चल रहा है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी करते हुए 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की। वहीं इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों का काफी ध्यान रखते हैं और इसी के चलते उन्होंने पीएम बनने के बाद पहला काम किसानों के लिए किया है।
कृषि विकास और किसान कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और ये इसी से प्रकट होता है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर सबसे पहला फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया तो किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालने का किया। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला कार्यक्रम अगर तीसरे कार्यकाल का उन्होंने किया तो किसान सम्मेलन के रूप में किया। और इस किसान सम्मेलन में ही उन्होंने देश भर के 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। ये दिन किसान के आनंद का दिन भी है, विशेषकर छोटे किसान। खरीफ की फसल की तैयारी होनी है, ऐसे समय अगर राशि उनके पास होती है तो खाद और बीज की बेहतर व्यवस्था हो जाती है। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने किसानों के हित का सोचते हुए सबसे पहला काम किसानों के लिए ही किया है। मंत्री बनने के बाद में सबसे पहला काम अन्नदाता किसानों के हित में सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री ने कल 20,000 करोड़ की राशि 9.9 करीब लगभग 9.5 करोड़ करीब लगभग किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि कल सीधी खाते में पहुंची है। चलिए अब बात करेंगे बढ़ती गर्मी के सितम की। गोरखपुर में भी गर्मी का सितम जारी है। लगातार एक सप्ताह से पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी के जरिए कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल्स को 28 जून तक के लिए बंद रखने का निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और साथ ही प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को भी दोपहर 4 बजे तक कोचिंग न चलाने की हिदायत दी गई है। गोरखपुर में भी गर्मी का सितम जारी है। बीते एक सप्ताह से लगातार 44 डिग्री के पार तापमान जा रहा है और लोग पूरी तरीके से इस गर्मी से जूझ रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगभग एक सप्ताह से गोरखपुर में हालात पूरी तरीके से हीट वेव है और लोग अपने आप को आप देखेंगे कि गमछा में लपेटकर या किसी तरीके से अपने आप को टोपी लगाकर बचाव कर रहे हैं। और खास तौर से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि गर्मी की जो छुट्टी खत्म हो चुकी थी उसको गोरखपुर जिलाधिकारी ने बढ़ाकर 28 जून तक छुट्टी कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें कि जो प्राइवेट कोचिंग है जो दोपहर में चलती है उसको भी जिलाधिकारी ने दोपहर में बंद करने का आदेश कर दिया है। और जिलाधिकारी का आदेश है कि 4 बजे के बाद ही कोई भी कोचिंग चलाई जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ शीतल पदार्थ बिक रहा है और लोग यहाँ पे शीतल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप शीतल पदार्थ लें। घर से जब चलें तो बाकायदे भर पेट पानी पीकर चलें, क्योंकि इस समय हीट वेव चल रहा है और इससे बचाव, शरीर का बचाव करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गर्मी की क्या हालात है। क्या हालात है गर्मी का गोरखपुर में? सर गर्मी का तो बहुत ही बुरा हाल है। देख सकते हैं आंखों को ढका गया है, सर को ढका गया है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि पूरा बदन जो है झंझाहट पैदा हो रही है। बच्चे हम लोग के घर के अंदर कैद रो रहे हैं। क्या करे, इतनी गर्मी आती है, आदमी जाए तो जाए, लेकिन हम लोग रोजगार है, काम है तो काम तो करना ही है। और इसी वजह से घर से निकला गया भाई रोजी रोटी के लिए। यहाँ कहाँ रुके हुए हैं? अरे सर गला एकदम सूख गया है, तरावट के लिए रुक गया कि कम से कम कुछ पी लिया जाए, वरना हम लोग तो भाई काम तो करना है, इसलिए बहुत ज्यादा समझिए तरफ गर्मी हो रही है जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये बता रहे हैं कि गर्मी इतना ज्यादा है जिसको लेकर घर के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, परिवार है, वो भी परेशान है। फिलहाल गोरखपुर में तापमान आज 44 डिग्री के पार है और उम्मीद की जाती है कि 20 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। 20 जून तक अभी तेज लू चलेगा और लोग जो है अपने आप को जो है बचाव करते हुए नजर आएंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो रायबरेली में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। भीषण गर्मी के चलते जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अभी जल्द गर्मी से निजात मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं।
जहां देखा जाए रायबरेली जनपद में लगातार गर्मी का कहर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर वही बात की जाए तो बारिश ना होने की वजह से यहां पे गर्मी का तापमान दिन पे दिन बढ़ रहा है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो 45 डिग्री के नीचे तापमान ना होने की वजह से रोडों पे भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के सिविल लाइन ओवरब्रिज के पास और यही रोड ये जाता है रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पे, जो कि मुख्य सिटी का कहा जाए तो मुख्य केंद्र बिंदु है। लेकिन गर्मी की बढ़ने की वजह से यहाँ पे लोग बहुत कम ही सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। उसी बीच में हमारे साथ एक दो लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, अभिषेक तिवारी एडवोकेट नाम है, सिविल कोर्ट का प्रैक्टिशनर हूँ। भीषण गर्मी को देखते हुए वन विभाग से मेरा एक ही निवेदन है कि पेड़ काटना बंद कर दें और जगह जगह पे पेड़ लगाए जाएं और जलपान की सुविधा कराई जाए। और डीएमएसपी साहब से निवेदन भी यही है कि इन पे रोक लगाया जाए। अगर अत्यधिक रोक ना लगाया जाए, भीषण गर्मी में कई मौतें हो चुकी हैं और भी मौतों का सामना करना पड़ सकता है रायबरेली को। जैसे कि हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम अशोक कुमार, रायबरेली में रहते हैं, पुलिस लाइन में। क्या लग रहा है दिन पे दिन गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें बहुत सी आ रही हैं। गर्मी अब की बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बिल्कुल भी। 45 डिग्री पर डे रहे, कल भी 45 डिग्री थी, परसों 45 डिग्री थी। अब बहुत ज़रूरी काम होता है तो हम लोग निकलते हैं, हेलमेट लगाते हैं, गोछा डाल के चलते हैं, लेकिन सहन से बाहर है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये पेड़ पौधे जो कट रहे हैं इनका ही प्रकोप है देखा जाए तो। और शासन प्रशासन से यही अनुरोध किया जाएगा या कर रहे हैं, करेंगे आगे भी, कि पेड़ लगाएं और पानी आने की व्यवस्था करें। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अब की रिकॉर्ड तोड़ है। अच्छा, और जैसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य होता है तभी आप लोग निकलते हैं। ये देखा जाए तो इस शहर का मेन चौराहा है और यहाँ पे इस समय देखा जा रहा है जो लोग निकल भी रहे हैं, मजबूरी में निकल रहे हैं, क्या आप लोग सावधानियाँ बरत रहे हैं? सावधानियाँ बरत रहे हैं, मजबूरी कार्य में निकलना पड़ रहा है। डेली इतनी इनकम तो है नहीं, निकलना पड़ता है और सावधानी बरत के हैं। पानी बोतल लेकर चल रहे हैं, गोछा डाल के चल रहे हैं, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। यही है कि व्यवस्था थोड़ी कराई जाए, व्यवस्था थोड़ी वो। जैसे कि यहाँ पे स्थानीय थे, इन्होंने बताया। भैया क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। कहाँ से आए हैं? यहीं रहते हैं सर, मनिका में। अच्छा, अभी देखा जा रहा है दिन पर दिन तापमान बढ़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत गर्मी की वजह से एक तो हम लोग स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, लाइक सोने की नींद आ रही है मान के चलो। और नॉर्मल पंखा भी काम नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इतनी धूप में आप लोग निकलते हैं तो अपने आप को बचाते कैसे हैं? कैसे, हम लोग तो रूम पे तो रह ही नहीं पाते क्योंकि हम लोग यहाँ पे किराए पे रहते हैं, तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए ज्वाइन किए हैं। नहीं तो निकलते हैं बाहर, जब निकलते हैं तो क्या आप लोग प्रिकॉशन लेते हैं? नहीं, जैसे बाहर निकलते हैं या तो गमछे से या तो कुछ ढकते हैं खुद को। अच्छा, कितना तापमान रहता होगा अमूमन? 44-7 तक पहुँच जाता है। जैसे कि यहाँ पे युवा थे, ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि लगातार प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कम से कम तापमान 47 डिग्री रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी का आलम बढ़ गया है। लोग मोटरसाइकिलों से कम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पहिया वाहन का ही प्रयोग कर रहे हैं। और जो लोग मोटरसाइकिल या ई रिक्शा वगैरह में सफ़र कर रहे हैं वो अंगोछे का या अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक के चल रहे हैं। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर होगी कार्रवाई। है बड़ी खबर, आपको बता दें, बिल्डर से हत्याई थी करोड़ों की दुकान। ये बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर होगी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, बिल्डर से हत्याई थी करोड़ों की दुकान, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर अब कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर, बिल्डर से हत्याई थी करोड़ों की दुकान, बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर होगी कार्रवाई। दरअसल बिल्डर से करोड़ों की दुकान जो है वो हत्याई थी, गैंगस्टर एक्ट के तहत अब संपत्ति पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिल्डर से करोड़ों की दुकान जो है वो हत्याई गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर कार्रवाई होगी। चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की और फटाफट अंदाज में।
अलीगढ़ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के आने से पूर्व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल किया गया तैनात। कानपुर देहात में वरिष्ठ कोषाधिकारी के दफ्तर में लगी आग। अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर से निकले बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ललितपुर में नहर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। मृतक की एक आंख गायब और शरीर पर कई चोटों के निशान। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को मिली सजा। परिजनों ने प्रेमी युवक को बना बंधक। जमकर की पिटाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में सरयू नदी की सफाई हुई शुरू। विधायक और डीएम ने काटा फीता शुरू करवाया अभियान। मनरेगा के श्रमिकों और अत्याधुनिक मशीनरी से की जाएगी सफाई। मैनपुरी में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता बच्ची का नहीं मिला सुराग। कन्या भोज कराने के बहाने बाइक सवार 2 युवक ले गए थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मिर्जापुर में मंडलीय चिकित्सालय में जायजा लेने पहुंची डीएम प्रियंका निरंजन। अव्यवस्थित पार्किंग, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। फिरोजाबाद में फर्जी जेल अधीक्षक बनकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी दिलाने का मामला। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शातिर को किया गिरफ्तार। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में महिला की मौत। भीषण गर्मी में दम घुटने से मौत की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में सीएचसी पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। महिला मरीज खुद ही ड्रिप पकड़ने को मजबूर। वीडियो वायरल। शमशाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। गौतम बुद्ध नगर में सड़कों पर दौड़ रही अनफिट वाहनों की आने वाली शामत। दरअसल परिवहन विभाग ने की तैयारी, होगी कार्रवाई। आजमगढ़ में गर्मी में बढ़ते तापमान के चलते विद्युत खपत 40% बढ़ा। विभाग पर अतिरिक्त भार। कन्नौज में घर के ताले तोड़ चोरों ने की चोरी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 3 युवकों को किया गिरफ्तार। उधर बहराइच में सर्विलांस पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 112 लापता मोबाइल्स को बरामद कर लोगों को वापस सौंपा। पीलीभीत के यूपी हॉस्पिटल में दरअसल जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने आरोप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की हुई मौत। फतेहपुर में हाईवे पर बने डिवाइडर के बीच में मिला वृद्धा का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में दरोगा और उसके बेटे ने रोडवेज चालक की जमकर की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में तालाब में डूबने से मां बेटे की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को निकाला गया बाहर। देवरिया में नगर पंचायत गौरी बाजार के ईओ और सभासद में जमकर हुई मारपीट। दोनों पहुंचे थाने। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। हाथरस में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर की गई कार्रवाई। 311 वाहनों के लिए किए गए चालान। 3,88,000 रुपए वसूले। ललितपुर में अवेयर की दुकान पर ओवर रेटिंग। दरअसल वीडियो वायरल। आबकारी निरीक्षक के जरिए दुकान पर छापा मारकर की जा रही जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बरामद किए मोबाइल फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। सीएम के आदेश के बाद गाड़ियों में हूटर और ब्लैक जेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। युवक को दबंगों ने किया अपमानित। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। सहारनपुर में बाइक सवार युवक पर 2 युवकों ने की फायरिंग। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर दलछपरा गांव का एक मामला है, जहां के ग्रामीण गांव में बन रही सड़क व पुलिया को लेकर काफ़ी परेशान है। इन्होंने वहां के जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मानक विपरीत यहां पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारी इस मामले की जाँच कर कार्रवाई करें। फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के NH2 के कुराई मोड़ के पास तेज रफ्तार DCM खड़े ट्रक में टकराई। हादसे में DCM चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती, वहीं एक की हालत नाजुक जिसको कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र की कोराई NH2 का मामला है, जहां बेकाबू DCM खड़े कोयले के ट्रक में अचानक जा भिड़ी। इसके बाद हादसे के बाद DCM चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चले ये उस समय हादसा हुआ। कल रात्रि को एक सामने आई है, जहां पर एक लकड़ी से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, वहीं पर पीछे से एक वैगनार आ रही थी, जो असंतुलित होकर जो वैगनार लकड़ी वाले ट्रक में जा घुसी और घुसने के बाद लकड़ी के ट्रक में फंस गई। फंसने के बाद जैसे तैसे ड्राइवर ने अपनी कूद कर जान बचाई। वहीं पर ट्रक ड्राइवर जो है 1 किलोमीटर तक वैगनार को घसीटते हुए ले गया। वहीं पर पास में एक ढाबा था, वहीं पर घसीटते हुए जो स्पार्क के जो फायर के चक्कर में वो वैगनार में आग भी लग गई। और जो आग लगने से एक CCTV में एक वीडियो भी वही सामने आया है कि कार आग का गोला बन गई। तो कई करेल थाना क्षेत्र की जो फायर ब्रिगेड है मौके पर पहुंची है, और फायर ब्रिगेड की जो कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद जो आग पर काबू पाया है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी भूमिका जो अगर श्रेय दिया जाए तो फायर सर्विस के कर्मचारियों को दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी जो घटना होने से बाल बचे। पूरा मामला जो है करेल थाना क्षेत्र का है। मैंने पीछे प्रमोद पांडे, जनता टीवी। शराब के शौकीनों के लिए जो खोली गई शराब की दुकान है, उनमें ओवर रेटिंग किसी से छिपी नहीं है। ललितपुर में वर्षों से ओवर रेटिंग की अनेकों बार वीडियो वायरल हुई है, परंतु आबकारी विभाग द्वारा अपने कर्मों से तीसरी कर ली जाती है। परंतु विगत दिवस गाइया घाट के पास एक बियर की दुकान का जब वीडियो वायरल हुआ तो आबकारी निरीक्षक अन्विता तिवारी ने तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए दुकान के जो सेल्समैन है उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया और दुकान के जो अनुज्ञापी है उन्हें 75,000 का जुर्माना लगा। खैर, इनकी इस कार्रवाई से कुछ हद तक आबकारी विभाग के जो दुकानें हैं उनकी ओवर रेटिंग तो कम होगी, परंतु अपने कर्मों से आबकारी विभाग को यही तीसरी नहीं करना चाहिए और समय समय पर जो ओवर रेटिंग वाली दुकानें हैं उन पर लगातार कार्रवाई करते रहना चाहिए। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर।